हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर सेकंड है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को जानने से पहले हम मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन से मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कौन से एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं। इनके मैंने फ़ोटोज़ भी जो हैं वो साथ में लगाए हुए हैं। मेडिसिनल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स आर प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड फॉर थेरेपेटिक और मेडिसिनल बेनिफिट्स। जो थेरेपेटिक और मेडिसिनल बेनिफिट्स देते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, जैसे एलोए हो गया, तुलसी हो गई, बिनका हो गया। और एरोमेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? दैट प्रोड्यूस एंड एक्सक्यूट एरोमेटिक सब्सटेंस which are used in making perfumes, cooking और food और pharmaceuticals and liquor industries। क्या होता है कि जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिनल प्लांट्स से थोड़े बहुत सिमिलर होते हैं, बाकी मतलब लगभग एक तरह से इनमें छोटा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्सक्यूड का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि रस कर बहना, मतलब एक तरह से तरल पदार्थ आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो इनका यूज़ जो होता है परफ्यूम्स वगैरह में होता है, फूड्स में होता है। और ल्यूकर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जैसे अल्कोहल इंडस्ट्रीज होती हैं, शराब वगैरह की, जहाँ मतलब कुछ ल्यूकर्स जो हैं वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं। जैसे स्प्रिट है हमारे पास, तो उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सैंडलवुड और कैम्फर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल के साथ फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, ठीक है। तो मेडिसिनल प्लांट और एरोमेटिक प्लांट्स हैं। उसके बाद हमारे पास चलते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें जो है वो मेडिसिन्स मिलती हैं, जिनसे हम मेडिसिन्स जो है वो लेते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब प्लांट्स होते हैं, फार्माकोग्नोसी में हर चीज़ प्लांट से ही मिलती है। तो उन प्लांट से हम जो है वो मेडिसिन्स लेते हैं। तो जैसे शर्व वाले प्लांट्स होते हैं। शर्व क्या होते हैं? एक डिस्टिंग्विश्ड होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, मल्टीपल स्टेम्स होते हैं, शॉर्टर हाइट होती है और 6 मीटर टॉल, मतलब छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे झाड़ियाँ सी होती हैं ना, तो वैसे ही होते हैं वो शर्व, वो प्लांट्स होते हैं। ट्री क्या होता है? जो कि बूढ़ी, मतलब पेरिनियल, पेरिनियल कौन सी होती है? पेरिनियल बूढ़ी प्लांट्स वो होते हैं, जैसे जो बेल की तरह टहनी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी टहनियाँ जिनकी होती है। तो जो ट्रीज़ होते हैं वो आपको पता होता है कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेम्स उनकी ब्रांचेज होती हैं, और एक मेन स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ट्रीज़ में तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे नीम का ले लो या बबूल का ले सकते हैं। और झाड़ियों वाले प्लांट्स कौन से होते हैं? बहुत सारे प्लांट्स झाड़ियों वाले होते हैं जो कि आयुर्वेदिक रूप में यूज़ होते हैं, बाकी वैसे तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदिक रूप में यूज़ होते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है क्रीपर्स। क्रीपर्स होती हैं बेल, बेल की तरह जो होते हैं जिनसे हम यूज़ होते हैं, जैसे मनी प्लांट की बेल होती है, उसी तरह से बेल होती हैं जिनका यूज़ होता है हमारे मेडिसिनल इसमें, मेडिसिन्स में, ठीक है। उसके बाद हर्ब, हर्ब क्या होती है? एक बोटेनिस्ट के अकॉर्डिंग जो हर्ब होती है, एक प्लांट होता है विद नो बॉडी स्टेम। इसमें बॉडी स्टेम नहीं होती, मतलब लकड़ी नहीं होती इसमें। जैसे छोटे से नीचे से एक लकड़ी होगी, लकड़ी भी नहीं बोलते उसको, एक पतली सी स्टेम होती है, उसके बाद फिर वो जो है वो पत्तों में बंट जाती है, वो हर्ब होती है, ठीक है। इसके हर रूट्स, लीव्स, बार्क, मतलब इसके हर्ब का मतलब ये है कि इसकी हर चीज़ जो है वो यूज़ होती है। जैसे बिनका होता है, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं बिनका। बिनका की लीव्स भी यूज़ होती हैं, सीड्स भी यूज़ होते हैं, और उसकी जो रूट्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है। और उसकी जो बार्क होती है, टहनी होती है, उसका भी यूज़ किया जाता है, छाल का भी यूज़ किया जाता है बिनका में, जो कि एक एंटी कैंसरस ड्रग है। उसके बाद ड्रग क्या होती है? तो ड्रग एक केमिकल और थेरेपेटिक सब्सटेंस होता है जो यूज़ होता है डायग्नोसिस और प्रिवेंशन, मतलब किसी भी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी डिसऑर्डर होता है हमारी बॉडी में, किसी भी तरह की डिज़ीज़ होती है, उसके कारण जो है वो कोई ना कोई डिसऑर्डर हमारी बॉडी में बन जाता है। अगर किसी को हाथ पैरों में दर्द है तो वो एक तरह का डिसऑर्डर है कि उससे अब चला नहीं जाएगा, मतलब उतनी, मतलब एक तरह से एबिलिटी नहीं है उसकी, जितना वो पहले काम करता था उतनी उसकी एबिलिटी नहीं है अब काम करने की, तो वो एक तरह से डिसऑर्डर बन जाता है। तो उस डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए हम ड्रग लेते हैं।
1996 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ड्रग वो सब्सटेंस होता है, वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं या इंटेंडेड टू बी यूज्ड, मतलब लेते हैं जिसको, जो मॉडिफाई और एक्सप्लोर करता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम। फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है हमारा बाहरी रूप, सॉरी हाँ, आंतरिक रूप से, सॉरी, एनाटॉमी वाइज होता है बाहर से, आंतरिक रूप से होता है फिजियोलॉजिकल, कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी में। तो आंतरिक रूप से होता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लोर करता है, क्योंकि हम मेडिसिन लेते हैं, फिर वो मेटाबोलाइट होती है, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है, फार्माकोलॉजी में, कि किस तरह से एडीएमई प्रोसेस होती है, उस तरह से ये होती है। तो ये जो ड्रग होती है इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो भी आपकी बॉडी में डिसऑर्डर हुआ है या जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करना है। उसके बाद है हमारे पास जो मेन टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, टैक्सोनॉमिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल है, कीमोटैक्सोनॉमिकल है और केमिकल क्लासिफिकेशन है। 6 तरह की हैं, वैसे 7 तरह की क्लासिफिकेशन होती है, वो भी आगे बताते हैं। इंडिया में मोर देन 17,500 फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और जिसमें से 2,000 प्लांट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, जैसे आयुर्वेदक, सिद्धा और यूनानी जो है, इन सब चीज़ों में जो है वो मेडिसिन में यूज़ होते थे, मतलब पहले, अब भी होते हैं। लेकिन अबाउट 800 वाइल्ड प्लांट्स होते हैं जो कि जंगलों में लगभग पाए जाते हैं, या ज़्यादा मतलब माउंटेन्स वगैरह में, मतलब दूर दूर के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी जो आयुर्वेदिक लोग होते हैं वही जाते हैं उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो 90% लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में, या आप देख सकते हैं, तो वो जो है वो नेचुरल प्लांट्स से बनी मेडिसिन्स के ऊपर ही डिपेंड हैं। और 90% ये जो होती हैं वो सेफ़ भी होती हैं, चीप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेडिसिनल जो आयुर्वेदिक ड्रग्स होती हैं वो चीप नहीं होती हैं, लेकिन ये जो होती हैं सेफ़ होती हैं और कॉस्ट भी इफ़ेक्टिव होती है, उतनी महंगी भी नहीं होती है, और इनके साइड इफ़ेक्ट मिनिमल होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो है वो लोग इनके ऊपर जो होते हैं वो आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर, या जो भी ड्रग्स हमें प्लांट से मिलती हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ड्यू टू डाइवर्सिटी द ड्रग्स आर क्लासिफाइड है। डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता या भिन्नता, मतलब चेंजेस, एक तरह से जो अलग अलग चीज़ों के कारण या विविधता के कारण, डिफरेंसेस के कारण इनको बहुत सारी क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, कीमो टैक्सोनॉमिकल और सीरो टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो सेरो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन 7th क्लासिफिकेशन है, हमसे सिर्फ से ही 6 ही क्लासिफिकेशन जो है वो पूछी गई है। ये वाली क्लासिफिकेशन हमसे नहीं पूछी गई है सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीरो टैक्सोनॉमिक है। तो इसमें जो है वीडियो में हम अल्फ़ाबेटिक क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। बाकी 4 बचती हैं, उनको भी 2-2 करके जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ें। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो होती है इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनी डिसकनेक्टेड और अल्फ़ाबेटिकली सिमिलर क्लू ड्रग्स। दैट मीन्स कि उन ड्रग्स को जो है, जो सिमिलर अल्फ़ाबेट से जो है वो बिलोंग करती हैं, उन ड्रग्स को सेम ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे कि ए से कोई ड्रग आपको मिलती है, जैसे एस्प्रिन है और एसिटामिनोफेन है, तो उन ड्रग्स को ए के अकॉर्डिंग जो है वो एक अलग ग्रुप में जो है वो रख दिया जाएगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो ये क्लासिफिकेशन जो होती है वो लेटिन में हो सकती है, इंग्लिश नेम में हो सकती है, या कभी कभी लोकल नेम्स में भी हो जाती है। जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज होती है, वैसे ही ड्रग्स के कोई लोकल नेम भी होते हैं। जैसे एसिटामिनोफेन को जो है वो लोकल नेम में आप मान सकते हैं पैरासीटामोल। तो उस अकॉर्डिंग से भी लोकल नेम में भी आप इन ड्रग्स को जो है वो अल्फ़ाबेटिक रूप में रख देते हैं, क्योंकि लोकल नेम्स में जो है वो लोगों को जो है वो समझने में ईजी होता है। तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत सारी बुक्स ने जो थी अडॉप्ट की हैं। जैसे इंडियन फार्माकोपिया में इंग्लिश फॉर्म में लिखी है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में उनको जो है अल्फ़ाबेटिक में रखा गया है। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी इंग्लिश है, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोपिया में भी इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और नेशनल फार्मूलरी में भी इंग्लिश है, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स इंग्लिश है, यूरोपियन फार्माकोपिया और फार्माकोपिया इंटरनेशनल, ये 2 ऐसी बुक्स हैं जो लैटिन में है। ठीक है, तो ये है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो मैं बीच बीच में इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, सीधा हिंदी में पढ़ा देता हूँ। तो इसमें जो है आपको नोट्स पूरे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जो कि हैंड रिटन है, और बीच में कोई भी टाइपिंग में गलती होती है तो उसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट इसके एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे एकेशिया, बेंजोइन, सिनकोना, एर्गॉट, फेनल, बहुत सारे एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं।
जो इस अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग नाम से जो है इनको अल्फ़ाबेटिक रूप में जो है वो ड्रग्स को रखा जाता है, इसलिए अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? इट इज़ ईजी एंड क्विक टू यूज़। ये ईजी थी और अच्छे से यूज़ मतलब जल्दी यूज़ में है। दिस मेथड प्रोवाइड क्विक रेफरेंस सर्च ऑफ क्रूड ड्रग्स। जल्दी से आप किसी भी क्रूड ड्रग्स को जल्दी से जल्दी जो ढूंढ सकते हैं। जैसे आप ए की लाइन में जाएंगे तो पूरी ए को देख लें। अगर ऐसे ए बी सी डी इकट्ठी एक ग्रुप में रख दी गई हैं, रख दी जाएँ, तो एक तरह से वो खिचड़ी बन जाती है कि फिर आप ए वाली को कैसे ढूंढोगे या बी वाली को कैसे ढूंढोगे। तो ऐसे अगर आपको एस्पिरिन ढूंढनी है तो आप फटाफट ए के जाओगे, साथ में एस भी देखोगे कि ए एस किस लाइन में एस्पिरिन मिल जाएगी। पैरासीटामोल अगर लोकल नेम में रखी है तो पी ए जाके ढूंढोगे, पैरासीटामोल मिल जाएगी। तो इसलिए जल्दी जो थी आप ड्रग्स जो है आपको मिल जाती है। देर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज एंड डिवाइड ऑफ कन्फ्यूजन। डिवाइड यहाँ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र या मतलब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती फिर एंट्रीज़ में। और रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज़ मतलब दो बार एक ही ड्रग को नहीं लिखा गया होता है। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग एंड एडिशन ऑफ ड्रग्स एंट्री इज ईजी। ठीक है, सिस्टम में लोकेशन ट्रेसिंग और एडिशन ऑफ ड्रग एंट्री जो है वो ईजी। डीमेरिट डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग्स एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है प्रीवियस जो पिछली ड्रग्स हैं और अगली जो आ रही हैं ड्रग्स के, उनके बीच की एंट्रीज़ में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन प्रीवियस एंड सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली मॉर्फोलॉजी होती है कि किसी भी चीज़ को बाहर से आपने देखना है। जैसे क्रूड ड्रग्स के जैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आप ले सकते हैं, जैसे लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर, बूड्स, बाग, एक्सट्रैक्ट, ये बाहर की चीज़ें हैं, गम। तो इन ये होती है एक तरह से मॉर्फोलॉजी, बाहर की चीज़ों को आपने प्लांट्स की बाहर की चीज़ों को आपने देखना है, उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इन दिस सिस्टम ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स विच दैट इज़ विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ यूज एज ड्रग। जैसे लीव्स, कौन सा पार्ट जो है ड्रग का यूज़ किया जा रहा है, ड्रग सॉरी प्लांट का कौन सा पार्ट ड्रग में यूज़ किया, जैसे लीव्स, रूट, स्टेम। ड्रग जो है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो ड्रग आप डायरेक्ट किसी प्लांट से ले रहे हैं, जैसे फ्रूट मान लो, लीव्स मान लो, डायरेक्टली आप प्लांट से ले रहे हैं तो जाके, जैसे बिन का है जो सदाबहार एक फूल आता है, पिंक कलर का फूल होते हैं जो कि 12 महीने तक आपको मिलेगा। तो बिनका को छोड़ के हाँ नीम ले लो, नीम की आप जाके सीधी लीव्स ले लोगे। तो जो आप नीम ले लोगे, नीम की सीधे जाके लीव्स, उसमें सेलुलर टिश्यू भी होंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपने उसको ऑब्टेन किया, वो है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और ड्रग जो कि प्रिपेयर्ड हो कुछ फिजिकल प्रोसेसेस से, जैसे इंसिशन। इंसिशन क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ में कट लगाना, फिर बीच से आपने उस चीज़ को, गम है जैसे गम निकालते हैं ना, जैसे बहुत सारे पेड़ों में गम होता है, तो उस चीज़ को आपने निकालना है ड्राई करके या एक्सट्रैक्ट करके विद सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग, कोई सेलुलर पार्ट जो है प्लांट्स का नहीं कंटेन करते, बहुत ही अनऑर्गेनाइज ड्रग। जैसे एलोए का जूस, जैसे एलोवेरा लिया, अच्छा अब लीव्स में एलोवेरा भी आ जाता है। तो एलोवेरा अगर हम लें, डायरेक्टली लें, तो वो ऑर्गेनाइज है। अगर हम उसका जूस निकाल के यूज़ कर रहे हैं ड्रग्स में, ज़्यादातर जूस ही यूज़ होता है एलोवेरा का ड्रग्स में, तो वो आ जाती है अनऑर्गेनाइज ड्रग। तो एलोए जूस हो गया, ओपियम लेटेक्स हो गया, जेलाटिन हो गया, ट्रेगाकैंथ हो गया, बहुत सारे एग्जांपल, हनी हो गया। वो भी हनी भी आप एक तरह से इनिशिएशन वगैरह करके कट मारते हो ना, हनी बीज के छत्ते को फिर वहाँ से निकालते हो, तो वो है। इफ़ केमिकल, सॉरी ये केमिकल है, केमिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ड्रग्स का हमें पता नहीं होता है, तो ड्रग्स को हम जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर से पहचान लेते हैं। अगर हमें किसी भी ड्रग का केमिकल कांस्टेंट नहीं पता है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन कि वो कैसे हमारी बॉडी पे एक्ट करेगी, क्या करेगी, नहीं पता है, तो भी हम ड्रग को बाहर से देख के पहचान लेते हैं कि ये नीम का पत्ता है तो ये मतलब नीम का ही पेड़ है। ये और कौन सा होता है, एलोवेरा का प्लांट है तो उसको मॉर्फ बाहर से देख के पहचान लेंगे कि ये एलोवेरा है। या एलोवेरा का जूस निकला होगा, उसको भी हम बाहर से ही पहचान लेंगे कि एलोवेरा का जूस है ये। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, ये जो डिफरेंस है, सॉरी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में
ये डिफरेंस काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पेपरों में काफ़ी बार पूछते हैं इसको कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्या होती है, सोर्सेज प्लांट और एनिमल से मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट, एनिमल और मिनरल, दो तीनों से मिलती है, मिनरल भी इसमें ऐड कर लो। ऑर्गेनाइज मैंने बताया आपको डायरेक्ट सोर्सेज से डायरेक्ट आप लेके जा सकते हो, मतलब जाके ले सकते हो, सॉरी। और अनऑर्गेनाइज जो उसको एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन और इंसिशन मेथड से लेना पड़ता है। जैसे दे आर आइडेंटिफाई, इनको जो है ऑर्गेनाइज्ड को मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बाहरी रूप से देख के पहचान सकते हो, लेकिन आप इनको जो है वो बाहरी रूप से जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इनको आप ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ से जो है वो पहचानते हो, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइज के मैंने ऊपर एक पॉइंट छोड़ दिया, दे हैव प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक रूट, बार्क, ये सब जो होते हैं प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, जबकि अनऑर्गेनाइज में प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होते। ये जो होते हैं ऑर्गेनाइज सॉलिड नेचर होते हैं, अनऑर्गेनाइज सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड सब में मिलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड की अगर आपने स्टडी करनी है तो आप ट्रांसफर सेक्शन का यूज़ करते हैं, अंडर माइक्रोस्कोप में आप ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं। अब ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है कि आपने किसी भी ड्रग को लिया, जैसे लौंग है, क्लोव है, तो कटिंग करनी होती है आपने बॉडी ऑफ ड्रग की बॉडी की कटिंग करनी होती है, उसको स्लाइस के रूप में निकालना होता है, फिर उसको आपने एक बिल्कुल थिन स्लाइस के रूप में निकाल के उसको स्लाइड के ऊपर रख के आपने जो होता है माइक्रोस्कोप में देखना होता है, वो होता है ट्रांसफर सेक्शन। जैसे क्लोव लिए, उसकी बिल्कुल थिन स्लाइस निकाल के उसको आपने देखा, वो ट्रांसफर सेक्शन होता है। और टू स्टडी, मैं ट्रांसफर सेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। टू स्टडी देयर, अब अनऑर्गेनाइज में क्या होता है कि अगर हमने उसको उसके करेक्टर्स को जानना है तो हमें फिजिकल पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, जैसे डेंसिटी, भारी, ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, कितना पतला है, कितना गाढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या केमिकल टेस्ट जो होते हैं वो करने पड़ते हैं अनऑर्गेनाइज ड्रग्स के लिए। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन से आते हैं, जैसे वुड में कौन कौन से आ जाता है, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली मिल रहे हैं हमें। तो ऑर्गेनाइज्ड में एग्जाम्पल हैं ये एक तरह से, उनके आगे एग्जाम्पल जैसे वुड है, सैंडलवुड, लीव्स है, डिजिटैलिस, बार्क है, अर्जुना, फ्लावरिंग पार्ट है, क्लोव, मैं एक एक ही बता रहा हूँ, बाकी मैंने काफ़ी एग्जाम्पल दे दिए नोट्स के रूप में। फ्रूट्स है, आंवला हो गया, बेल, जिसको हम बोलते हैं ना, जो बेल पत्र होता है उससे मिलता है बेल, वो हो सकता है। तो मैं ऑर्गेनाइज्ड बता रहा हूँ अभी, अनऑर्गेनाइज्ड बाद में बताता हूँ। रूट्स और राइजोम्स क्या होते हैं, जैसे आपने हल्दी देखी होगी, तो जो हल्दी होती है उसके नीचे अगर आपने नेचुरल रूप में देखी हो, वैसे हल्दी तो पैकेट्स में रहते हैं, नेचुरल रूप में अगर आपने देखी हो हल्दी की गांठ जो होती है, वहाँ राइजोम नीचे नीचे वो रूट्स की तरह धागे धागे निकलते हैं, उनको राइजोम्स बोलते हैं, ठीक है। जिंजर और गार्लिक, ठीक है। उसके बाद आज सीड्स में बीटर आलमंड, ब्लैक मस्टर्ड, काली जो सरसों होती हैं, कार्डामम, इलायची। प्लांट्स और हर्ब में बिन का, धतूरा। उसके बाद हेयर एंड फाइबर, मैंने बताया था पीछे हर्ब बिन का होता है। हेयर और फाइबर में आ जाए कॉटन, हेम्प, जूट, सिल्क, फ्लैक्स। अब मैं जाता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड के ऊपर। अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं ड्राइड लेटेक्स, जैसे ओपियम, मैंने भी नहीं देखा है, ड्राइड रूप में मिलता है लेकिन वो। ड्राइड जूस, एलोई देखा है, सभी ने देखा होगा। ड्राइड एक्सट्रैक्ट, अगार, ब्लैक कटेचू, बैक्सीज, बी बैक्स आप देख सकते हैं, गम, अकेशिया गम, गौर गम। गम तो आप ऐसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप देख सकते हैं पेड़ों से निकल रहा होता है। रेजिन्स, एसोफेटेडा, हींग देखा होगा। उसके बाद आता है वोलेटाइल ऑयल, अनऑर्गेनाइज में आते हैं टर्पेंटाइन और क्लोब का वोलेटाइल ऑयल होता है। लौंग का तेल, यूकेलिप्टस, सफ़ेदा होता है यूकेलिप्टस, उसका भी तेल आता है, वो भी वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल्स वो होते हैं, वैसे आगे इनके बारे में ब्रीफ मैं अभी बता रहा हूँ, आगे इनके बारे में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये वोलेटाइल ऑयल वो होते हैं जो जल्दी से, जिनको मतलब वो इवेपोरेट हो जाते हैं, आप जल्दी बाहर अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रखोगे तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही, अगर आप एक बॉटल रखोगे 1 घंटे बाद देखोगे तो बिल्कुल खाली हो जाएगी। फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स, मतलब उतनी भी खाली नहीं होती, थोड़ा बहुत बच जाते हैं क्योंकि उसमें और चीज़ें भी ऐड की होती हैं। फिक्स्ड ऑयल एंड फैट्स में आ जाते हैं जैसे आर्चिस होती है मूंगफली का तेल, कैस्टर और कॉड लीवर। उसके बाद एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाएगी बी वैक्स, हनी, शार्क लीवर ऑयल। उसके बाद फॉसिल ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स में केओलिन, बेंटोनाइट, ये सब ड्रग्स हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हो गया ये हो गया है ना।
ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। उसके बाद गम एंड म्यूसिलेज आता है। गम क्या होता है? गम कंटेनिंग क्रूड ड्रग्स आर एमरफेस सब्सटेंस। एमरफेस सब्सटेंस वो होता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं, मतलब एक तरह से वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। और पैथोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ये होता है प्लांट से कब मिलता है? जब प्लांट्स को आप इंजर्ड कर दें अनफेवरेबल कंडीशन, जिसको हम एक डिजीज़ भी होती है गिम्नोसिस बोलते हैं, जिसको हम, जो मैं आगे बताता हूँ। तो जब हम प्लांट को किसी को इंजर्ड करते हैं, आपने अगर आड़ू का पेड़ देखा हो तो उसमें से गम एक निकलता है, वो लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आपके नज़दीक मिलता है, कहीं दिखता है तो गम वहाँ से निकलता है। आपने कभी कट किया होगा किसी पेड़ को, इंजर्ड किया होगा, तब गम निकलता है। म्यूसिलेज एक थिक ग्लूई सब्सटेंस होता है जो प्लांट और कुछ ऑर्गेनिज्म से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थिक सब ग्लूई थिक जो है एक प्रोडक्ट निकलता है प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आपने देखा होगा कुछ ना कुछ से कि कुछ प्लांट से निकलता है एक थिक सा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, आपको याद रहेगा लाइव एग्जांपल। उसके बाद इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो गम होता है वो प्रोड्यूस होता है प्लांट से जब हम इंजर्ड करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे डिजीज़ मैंने आपको पीछे बताया गिम्नोसिस, मतलब पेड़ में जो होते हैं वो दाग दाग से पड़ जाते हैं, फिर गम निकलना शुरू होता है, तो उस कंडीशन में भी निकलता है। वैसे आप इंजर्ड करें, काटें उसको तो भी निकलता है। म्यूसिलेज क्या होता है? नॉर्मल प्रोडक्ट होता है प्लांट ग्रोथ का, नॉर्मल है, और इट इज़ प्रोड्यूस आउटसाइड द प्लांट सेल। ये जो गम होता है बाहर से निकलता है, और ये जो होता है म्यूसिलेज वो अंदर होता है, ठीक है। और ये जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर फॉर्म एडहेसिव सॉल्यूशन। जो गम होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और एक एडहेसिव सॉल्यूशन बनाता है, जबकि जो होता है ये सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म एडहेसिव सॉल्यूशन। ये मेरे को देखना पड़ेगा, आई थिंक गम इनसॉल्युबल होता है, और ये जो होता है, नहीं, गम सॉल्युबल होता है, और ये जो होता है म्यूसिलेज ये इनसॉल्युबल होता है इन वाटर में, फॉर्म स्लीमी सॉल्यूशन विद वाटर। उसके बाद दे आर मेड अप ऑफ, जस्ट वेट, हाँ, तो मैं सही बता रहा था, जो म्यूसिलेज होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में और स्लीमी सॉल्यूशन में, तभी मैं बोलूँ ना चिपचिपा सा पदार्थ बनाता है, तो सॉल्युबल हुआ कहाँ से? तो म्यूसिलेज इनसॉल्युबल होता है और गम सॉल्युबल होता है वाटर में। और दे जो गम होता है मेड अप होता है शुगर, साल्ट ऑफ यूरोनिक एसिड के साल्ट से जो होता है वो गम मिलता है, जैसे एग्जांपल गम एकेशिया ट्रैगाकांथ गम। और ये जो होता है ये ईस्टर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ ये जो है ये, सॉरी, ये जो है ये गलती से लिख दिया यहाँ, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ईस्टर एंड सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। इसमें एग्जांपल सेना अगर इस गोल। उसके बाद आती है एडवांटेज, मतलब मेरिट्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इजी मेथड टू स्टडी ऑफ प्लांट ड्रग को इजीली आप समझ सकते हैं। इवन इफ़ द केमिकल कंटेंट, अगर ड्रग का पता नहीं है फिर भी आप इसको इजीली समझ सकते हैं, मतलब केमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं पता है फिर भी आप इसको इजीली मॉर्फोलॉजी बाहर, सॉरी, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल नहीं पता है तो आप मॉर्फोलॉजी से इसको समझ सकते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट द सोर्स ऑफ ड्रग, ये देता है हमें आइडिया कि अब मॉर्फोलॉजी से हमें पता चल रहा है कि किस सोर्स से, लीव से हमें क्या चीज़ मिल रही है, क्योंकि डायरेक्टली हम ले रहे हैं ना वहाँ से, तो इससे हमें पता चल जाता है। इट गिव्स आइडिया वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइजर अनऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्गेनाइजर अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में बताता है कि कौन सी डायरेक्ट ले रही है, कौन सी इनडायरेक्ट रूप में हम इंसिशन और डिस्टिलेशन से ले रहे हैं। ईजी टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट द अडल्ट्रेशन, आइडेंटिफाई करने में इजीली होता है, हमें पहचानने में कि ये कौन सा लीव्स है, कौन सा फ्लावर है। और अडल्ट्रेशन जो है उससे भी डिटेक्ट होती है। अडल्ट्रेशन मतलब आप, अगर आपकी कोई भी ड्रग है, जैसे मान लो बिनका का फ्लावर है, तो उसमें आप अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते बाहर से, ठीक है। अच्छा, एलोए का जूस है, उसमें तो आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, लेकिन जैसे बाहरी रूप से, जैसे कोई और चीज़ आप ले लो, क्लोव है, उसमें आप क्या अडल्ट्रेशन करेंगे? नहीं कर सकते, तो इसमें आप डिटेक्शन कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? ड्यूरिंग कलेक्शन, ड्राइंग एंड पैकेजिंग, हाँ यही बात, डिसएडवांटेज यही है कि जब भी कलेक्ट किया जाता है चीज़ों को, कलेक्शन की जाती है इनकी, या ड्राइंग की जाती है, सुखाया जाता है, तो साथ में जैसे अब क्लोव को ऐसे देखेंगे या बिनका को अगर हम ऐसे देख रहे हैं फ्रेश फ्लावर के रूप में, तो वो हमें पता है कि अब इसमें कोई अडल्ट्रेशन नहीं। कोई और फ्लावर रख देंगे साथ में पिंक कलर का ही सेम या वाइट कलर का, तो हमें लगेगा नहीं इसमें कोई अडल्ट्रेशन है।
लेकिन जब इसको सुखा देंगे, पिंक लीव्स को इसको तोड़ के सुखा देंगे, तो फिर आप कोई और पिंक लीव्स अगर आप रख देते हो बीच में, तो उसमें अडल्ट्रेशन होती है, उसे पता नहीं चलता है। पैकेजिंग में अडल्ट्रेशन हो गई। अब पैकेजिंग को तो कोई कस्टमर के पास के जाके ही वो खुलेगी, उसके बाद उसका पता नहीं चलेगा। तो इसमें जो है अडल्ट्रेशन ये डिफ़िकल्ट होती है फिर स्टडी इस रूप में, इस चीज़ों को समझना, तो ये अडल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। नो कोरिलेशन बिटवीन द कोरिलेशन बिटवीन द केमिकल कंस्टेंट थेरेपेटिक एक्शन, केमिकल कंस्टेंट थेरेपेटिक एक्शन के बीच में कोई कोल रिलेशन नहीं है। रिपीटेशन ऑफ ड्रग और प्लांट्स अकर्स, ड्रग्स और प्लांट्स की रिपीटेशन जो है वो हो सकती है इसमें, ठीक है। मतलब ड्रग्स भी, प्लांट्स की भी रिपीटेशन हो सकती है। जैसे एक प्लांट लिया, उसके जैसे सैफरन है, उसका सैफरन नहीं, आप रोज़ ले सकते हैं, रोज़ है उसका, रोज़ का वाटर निकाल के उसको फिर से सुखा के आप किसी में यूज़ कर सकते हैं, कलर बना के उसका, मतलब उसको मतलब फिर से आप यूज़ कर लेते हैं। या और भी एग्ज़ाम्पल काफ़ी हैं इसके ठीक है। तो सैफ़्रॉन है, उसको मतलब आपने मतलब कोई पाउडर फॉर्म में अगर कोई फ्लावर जाता है, तो उसका पाउडर निकालने के बाद उसका फिर से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, थैंक यू।